ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव पर विशेष कार्यक्रम। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद राष्ट्रपति पद के लिए आज मतदान हुआ। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। आज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान चला। संसद भवन में प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों और लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों ने मत दिया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में मुख्यमंत्रियों, मंत्रिपरिषद के सदस्यों और विधायकों ने मतदान में हिस्सा लिया। 15 जून को निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए अधिसूचना जारी की थी। 29 जून तक नामांकन भरने की प्रक्रिया तय की गई थी और 18 जुलाई यानी आज का दिन मतदान के लिए तय हुआ था। मतदान की व्यवस्था सही प्रकार से समाप्त हो और इस प्रक्रिया पर निगरानी रखी जा सके, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने मतदान और मतगणना व्यवस्थाओं के लिए 37 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। आज मतगणना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में हर 30 चुनाव स्थलों में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं और संसद भवन के लिए 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई। मतगणना के लिए संसद भवन में नियुक्त पर्यवेक्षक मतदान प्रक्रिया की भी निगरानी करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने झारखंड की पूर्व उपराज्यपाल और जनजातीय पृष्ठभूमि से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। उधर विपक्ष की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद यशवंत सिन्हा का नाम राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी के रूप में सामने आया। विश्लेषकों द्वारा ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कुल मतों और दूसरे राजनीतिक दलों के समर्थन के चलते द्रौपदी मुर्मू का अगला राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक हिमांशु रॉय इस मामले में अपनी राय कुछ यूं व्यक्त करते हैं। एनडीए ने और खासकर बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने जिस आम सहमति के साथ एक अपने संगठन के अंदर और आम एनडीए अलायंस के अंदर कैंडिडेट को चुना है, तो उसी समय लग गया था जिस समय इनका कैंडिडेचर डिक्लेयर हुआ था। ये जीत रही हैं क्योंकि लोग अपने कैलकुलेशंस पहले से करके रखते हैं और बाद में जिस तरीके से केवल एनडीए के ही दल नहीं, जो विपक्ष था उसके भी जो घटक दल थे टूटते चले गए उस विपक्ष के ग्रुप से, तो जो विनिंग पोजीशंस था, जीतने की जो क्षमता थी और जो लोगों की कोशिश चल रही थी तो राजनीतिक दलों के, तो उसमें अब ये एक श्योर शॉट हो गया कि वो चुनाव जीत रही हैं। हम सब जानते हैं कि एक आदिवासी समाज का जो मार्जिन पे था आर्थिक विकास के और शैक्षिक विकास के, उसमें ये एक महिला उभर कर आ रही हैं। अपनी जिद, अपनी ताकत, अपने एस्पिरेशंस को जिस तरीके से उन्होंने पूरा किया है शिक्षा में और फिर बाद में जिस तरीके से वो राजनीति में आई और बाद में बीजेपी ने उनको फिर से आगे बढ़ाया, फिर गवर्नर बनी और ये जो एक एक सीढ़ी चढ़ती हुई जब वो राष्ट्रपति के चुनाव में जीत कर आएंगी, अपने आप में देश के लिए बहुत बड़ी बात है, जिसमें विकास की गति बहुत तेज होने की एक प्रवृत्ति डेवलप हो सकती है। यूथ उस हिसाब से काम करने की क्षमता देखता है कि एक ऐसी महिला जब राष्ट्रपति बन सकती है तो हम क्यों नहीं बन सकते। राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों के साथ क्षेत्रीय दल भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस बार राजनीतिक दलों द्वारा बनाए जा रहे समीकरणों पर राजनीतिक विश्लेषक अखिलेश सिंह अपने विचार साझा करते हैं। हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैं और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज का एक उनकी अपनी भूमिका होती है, उनके अपने एक एजेंडा होते हैं, उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो कुल मिलाकर के इन चुनावों के माध्यम से इन राजनीतिक दलों की अपने आइडियोलॉजीज क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है और वो कितना मायने रखते हैं इस पूरे सिस्टम में, ये सारी चीजें उसमें रिफ्लेक्ट होती हैं। पक्ष की तरफ से एनडीए की जो कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू जी और दूसरी तरफ विपक्ष ने यशवंत सिन्हा जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो जब से इन दोनों उम्मीदवारों का स्पष्ट हुआ है कि चुनाव होगा, शुरुआत में जो एक पॉलिटिकल इक्वेशंस थे और दोनों नामों की घोषणा के बाद काफी फर्क आया है। एक दलीय स्थिति क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज के अपने लोकल कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, उनके प्रायोरिटीज क्या हैं,
ये सब कुछ भी सामने आया है और उसी के हिसाब से जो चुनावी गणित है उसमें भी बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला है। क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा से आती हैं, पहली आदिवासी समाज की महिला है, संभावना है सभी के जो वोटों का गणित है उसके हिसाब से कि वो चुनाव जीत जाएंगी। तो जब से इनकी उम्मीदवारी की घोषणा एनडीए ने की उसके बाद से बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी पोजीशंस को चेंज करनी पड़ गई। टोटल जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसको हम देखते तो उसमें एनडीए 1 या 2% से उनकी संख्या कम थी। चूंकि उनके पास राज्यसभा लोकसभा में तो नंबर थे लेकिन विधानसभा में थोड़ा बहुत उनका कम पड़ रहा था। लेकिन जिस तरह से आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी ने और बीजू जनता दल नवीन पटनायक जी ने उड़ीसा में इन लोगों ने बढ़ चढ़ करके और समर्थन दिया, उसके बाद से फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के चीफ हैं जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उन्होंने भी समर्थन की घोषणा कर दी। एक तरह से जो एक आदिवासी समाज की महिला, कई लोग ये भी समझते हैं कि अगर हम इनका प्रखर रूप से विरोध करते हैं तो शायद उनका जो वोट बैंक होगा, स्थानीय जो गणित है वो बिगड़ जाएगा, इसलिए ठीक से लोग सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो ये एनडीए ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया, आदिवासी समाज से एक महिला को सामने ले आए। क्योंकि हमारी विपक्षी पार्टी लगातार विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उनके पास भी एक आधार होना चाहिए, एक स्ट्रांग बेस होना चाहिए इनका विरोध करने का। तो उनके इस कैंडिडेचर के बाद से कई लोगों को अपनी स्टैंड बदलने पड़े और यही खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है, इसलिए इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पद की चुनावी प्रक्रिया के बारे में चर्चा करना जरूरी हो जाता है। अगर इसे आज के मतदान से ही समझें तो आज संसद और सभी विधानसभाओं में लगभग 4,800 सांसदों और विधायकों ने राष्ट्रपति के लिए मतदान किया। इस चुनाव में राज्यसभा के मनोनीत सांसद, विधायक और जिन राज्यों में विधान परिषद हैं, उनके विधान परिषद सदस्य मत नहीं देते। इनके अलावा सभी जनप्रतिनिधियों को मतदान करने का अधिकार होता है। संसद और विधानसभाओं के सभी सदस्य मिलकर एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। हर सदस्य के वोट का एक विशेष मूल्य होता है। जैसे पिछले राष्ट्रपति चुनाव तक हर सांसद का वोट मूल्य 708 वोटों के समान हुआ करता था। धारा 370 के निष्प्रभावी होने के बाद फिलहाल जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन नहीं हुआ है, इसलिए इस बार सांसदों के वोट का मूल्य 700 वोटों के बराबर रहा। विधानसभाओं के मामले में मत का मूल्य अलग तरह से लागू होता है। जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या का अनुपात ज्यादा होता है, उस विधानसभा में विधायकों का मत मूल्य ज्यादा रहता है, जबकि कम जनसंख्या वाली विधानसभा में मत का मूल्य कम रहता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में 403 विधायकों की विधानसभा में हर विधायक की वोट वैल्यू 208 रहती है, जो कुल वोट वैल्यू 83,824 हो जाती है। तमिलनाडु और झारखंड के हर विधायक की वोट वैल्यू 176 रहती है। इसके बाद महाराष्ट्र में 175, बिहार में 173 और आंध्र प्रदेश में हर विधायक का मत मूल्य 159 रहता है। अगर छोटे राज्यों की बात करें तो सिक्किम के विधायकों का मत मूल्य सबसे कम 7 रहता है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में ये मत मूल्य 8 रहता है। इसी तरह नागालैंड का 9, मेघालय का 17, मणिपुर का 18 है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में हर विधायक का मत मूल्य 16 तय किया जाता है। अगर संसद के सभी सदस्यों और हर विधानसभा के सभी विधायकों की कुल वोट वैल्यू देखें तो ये 10,86,431 हो जाती है। कुल वोट वैल्यू में जिस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा मत मिलते हैं उसे राष्ट्रपति घोषित किया जाता है। तो अब हमें प्रतीक्षा उस क्षण की है जब देश के नए प्रथम नागरिक की घोषणा होगी। अभी आप सुन रहे थे देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव पर विशेष कार्यक्रम। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।